Hello students, this is Vipasha Garg, Assistant Professor, SD College of Management Studies. सिलेबस ऑफ फोर्थ ईयर, ये BFA फोर्थ ईयर का सिलेबस है अप्लाइड आर्ट वालों का। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट आपका सब्जेक्ट है और कोड है इसका 402। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस शेयर किया है, आप सब लोग इसको फ़ोटो लेके नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मॉडर्निज्म। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज वीडियो ये आपकी लिंक आ जाएगा यूट्यूब का, और कल आपकी जूम पे इसकी मीटिंग रहेगी। जो भी आपका डिस्कशन रहेगा वो हम वहाँ पे करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आधुनिक चित्रकला व प्रभाववाद। आधुनिक चित्रकला के इतिहास को प्रभाववाद से आरंभ करने का प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक चित्रकला की कुछ विशेषताएं इतने स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम प्रभाववाद में ही प्रतीत होती हैं। मतलब इसमें ये बताया कि हमारी जो आधुनिक चित्रकला है तो उसका जो इतिहास है वो प्रभाववाद से आरंभ हुआ था, और उसका प्रमुख कारण ये था कि जो आधुनिक चित्रकला की जो विशेषताएं थी वो प्रभाववाद में ही प्रतीत होती हैं। कला के क्षेत्र में विरोधी पुरातन शक्तियों से प्रकट रूप से सामना करने का क्रांतिकारी साहस प्रथम प्रभाववादी कलाकारों ने ही किया। मतलब जो कला के क्षेत्र में जो विरोधी पुरातन यानी पुरानी जो शक्तियाँ थी उनको प्रकट करने का सामना क्रांतिकारी साहस प्रथम प्रभाववादी कलाकारों ने ही किया था। मतलब जो प्रभाववादी कलाकार थे उन्होंने ही किया था। प्रभाववाद के साथ कलाकारों की कला के प्रति धारणाओं में स्पष्ट परिवर्तन हो गया। जो प्रभाववाद था उसी के साथ कलाकारों की जो कला के प्रति धारणा थी वो उसमें परिवर्तन हो गया था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से विचार करके निजी कला की दिशा को निर्धारित करने के कलाकार के अधिकार को प्रस्तावित किया। कला के संबंध में कलाकारों में आपसी वाद विवाद होने लगे। मतलब जो कला का संबंध था उसमें कलाकारों में आपसी वाद विवाद होने लगे। समाज विमुख होकर कलाकारों ने अपनी निराली दुनिया बसाई, जिसका कला के लिए कलाध्येय बन गया। प्रभाववाद के अध्ययन से पहले यदि हम उसके पूर्व की शताब्दी की कला का परिशीलन करेंगे, मतलब जो प्रभाववाद का अध्ययन था उससे पहले जो पूर्व की शताब्दी थी, अगर हम उसकी कला का परिशीलन करेंगे तो प्रभाववाद का जन्म किस वातावरण में हुआ, वह उसके जन्म का श्रेय कहाँ तक उस परिस्थिति को है, इसका ज्ञान होगा। मतलब उसका वातावरण का जो जन्म का श्रेय था वो उस कहाँ से किस परिस्थिति में हुआ उसका ज्ञान होगा। पूर्वगामी कलाओं के परिशीलन से अध्ययन के लिए आवश्यक तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे प्रभाववादी कला में कौन से नवीन क्रांतिकारी तत्व थे या नए, यह समझना सरल होगा। आधुनिक कला का इतिहास पढ़ते समय हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आधुनिक कला को जापानी, चीनी, अफ्रीकी व भारतीय कलाओं से बहुत प्रेरणा मिली। मतलब जब हम आधुनिक कला का इतिहास पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे जो आधुनिक कला थी उसको प्रेरणा कैसे मिली, जापानी, चीनी, अफ्रीकी व भारतीय कलाओं से प्रेरणा मिली। इसके विपरीत समकालीन एशियाई कलाकार यूरोपीय और अमेरिकी आधुनिक कला के सिद्धांतों व अंकन पद्धतियों का अध्ययन करके कला निर्मित करने में सफलता मानते हैं। प्रकृति के विरोधाभास के तत्व को हम आधुनिक कला के संदर्भ में भी अनुभव करते हैं। जो प्रकृति के विरोधाभास हैं, जो उनके तत्व हैं, को हम आधुनिक कला के संदर्भ में अनुभव करते हैं। प्रत्येक आधुनिक कलाकार अपने व्यक्तित्व के अनुरूप कला निर्मित करने लगा व कला में अनूठापन आ गया। जो आधुनिक कलाकार हैं वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप कला निर्मित करने लगे और कला में अनूठापन आ गया। 20वीं सदी के मध्य तक कला को हस्ताक्षर का महत्व प्राप्त होकर कलाकृतियाँ व्यक्तित्व निर्देशक बन गई। धीरे धीरे कला का प्रतीकात्मक महत्व नष्ट हो गया। जो कला प्रतीकात्मक महत्व था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। इस संबंध में पिकासो का कथन आजकल कोई कला शैली या नहीं है, केवल कलाकार ही कलाकार है। मतलब जो पिकासो है उनका कथन है ये कि आजकल कोई कला शैली नहीं है, केवल कलाकार ही कलाकार है।
ये इम्पोर्टेंट लाइन है, समकालीन कला पर प्रकाश डालता है। मतलब यह जो लाइन है ये समकालीन कला पर प्रकाश डालती है। ऐसी परिस्थिति में आधुनिक कला की कोई परिभाषा असंभव है। इससे तो उसकी अंगीकार सूचक एवं निषेधात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसके इतिहास का परिशीलन करना अधिक उपयुक्त है। आधुनिक कलाकार की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। जो आधुनिक कलाकार हैं उनकी 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा के अनुसार कलाकार वस्तु के बाह्य रूप, यानी कोई भी वस्तु है उसका जो बाहरी रूप होता है, सदृश्य से प्रतीकात्मक दर्शन को अधिक पसंद करता है। मतलब इसमें ये बताया है कि जो कलाकार है वो उस वस्तु के जो बाह्य रूप है उसके सदृश्य से प्रतीकात्मक दर्शन को वो अधिक पसंद करता है। दूसरी के अनुसार वह अपनी कलाकृति को सामाजिक महत्व की निर्मित मानने के बजाय आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति मानता है। मतलब पहली विचारधारा है उसके अनुसार जो वस्तु की बाह्य वस्तु को, और जो दूसरी है उसमें जो सामाजिक महत्व है उसकी आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति मानता है। और तीसरी के अनुसार वह कलाकृति का मूल्यांकन या रस ग्रहण करते समय उसके सौंदर्य, यानी जो तीसरी है तो वो कलाकृति का जो मूल्यांकन या जो रस ग्रहण है उसका सौंदर्यात्मक गुणों का विचार करता है, उसको संदेशात्मक महत्व नहीं देता। मतलब वो तीसरी में जो कलाकृति का मूल्यांकन होता है और उसके जो सौंदर्यात्मक गुण होते हैं उनका विचार करता है। आधुनिक कला में जड़वाद को अत्यंत महत्व प्राप्त हो गया। जो आधुनिक कला है उसमें जड़वाद को अत्यंत महत्व प्राप्त हुआ था। जड़वादी दृष्टिकोण के कलाकार जड़ सौंदर्य को ही सत्य की अनुभूति का मूल आधार मानते हैं। मतलब जो सौंदर्य है उसको ही सत्य की अनुभूति का वो मूल आधार मानते हैं, किंतु इस अर्थ में निसर्ग के दृश्य सौंदर्य का कलाकृति में प्रतिरूप दर्शन वे अपर्याप्त एवं तुच्छ मानते हैं। कलाकार की सभी बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त वैयक्तिक की अनुभूति मात्र उनकी आत्मिक अभिव्यक्ति का साधन है। जो कलाकार की सभी जो सारे बंधन हैं उससे पूर्ण रूप से मुक्त व्यक्ति की अनुभूति मात्र उनकी आत्मिक अभिव्यक्ति का साधन है। रंग, रेखा, सतह आदि दृश्य कला के मूल तत्वों को तादात्मक भाव से सचेत करके भावपूर्ण चित्र सृष्टि का निर्माण इन कलाकारों की साधना है। आधुनिक कला की सभी विचारधाराओं के अंतर्गत कलाकार का विशुद्धवादी दृष्टिकोण प्रेरणाभूत है। जो आधुनिक कला है उसके जो विचारधारा हैं उनके अंतर्गत कलाकार का विशुद्धवादी दृष्टिकोण प्रेरणाभूत है। कलाकार की आत्मिक अनुभूति के अतिरिक्त विशुद्धता का कोई मापदंड नहीं होने के कारण आधुनिक कला में व्यक्तिवाद को अत्यधिक स्वरूप प्राप्त हो गया। आधुनिक कला को किस कालखंड से प्रारंभ करना उचित है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतलब आधुनिक काल को किस खंड से प्रारंभ करना है उसका संबंध में अभी मतभेद है। वह प्रत्येक इतिहासकार ने निजी धारणा के अनुसार प्रारंभ किया है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा। कला में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो इन्होंने कहा है कि इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ध्यान आकृष्ट, यानी उसकी ओर ध्यान देना होगा कि कला में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, उसके लिए पोषक वातावरण का होना आवश्यक है। मतलब से ये कहने का मतलब ये है कि कला में कोई भी एकदम से परिवर्तन नहीं होता है, उसमें पहले ध्यान देना पड़ता है। और जिसको हम क्रांतिकारी परिवर्तन समझते हैं उसका पूर्वगामी शैलियों से घनिष्ठ संबंध होता है, यानी अच्छा संबंध होता है। मतलब जो हम क्रांतिकारी परिवर्तन समझते हैं उसका जो पूर्वगामी पहले का जो है वो शैलियों से उनका अच्छा संबंध होता है। अर्थात किसी भी कला शैली का समुचित अध्ययन उसके पूर्व की कला शैलियों के इतिहास का तुलनात्मक विचार किए बिना नहीं हो सकता। मतलब जो कोई भी शैली है उसका हम पूरी तरह से अध्ययन किए बिना उसका तुलनात्मक विचार हम नहीं कर सकते। कला के इतिहास का अर्थ होता है कला के रूप को व अभिव्यक्ति की मूलभूत प्रेरणाओं में हुए परिवर्तनों का इतिहास। मतलब इसमें बताया है कि कला के इतिहास, जो हमारा कला का इतिहास है उसका अर्थ है कि कला का रूप व अभिव्यक्ति
उसकी मूलभूत प्रेरणाओं में हुए परिवर्तनों का इतिहास, यानी कला का जो रूप है और जो उसकी अभिव्यक्ति है, उन दोनों में प्रेरणाओं में हुए परिवर्तनों का इतिहास। इन परिवर्तनों में प्रचलित कला एवं नवीन विचार, ये दोनों संघर्ष में समान महत्व के पक्ष हैं। मतलब इन परिवर्तनों में जो प्रचलित कला है, वे जो नवीन विचार हैं यानी नए विचार हैं, इन दोनों में संघर्ष में समान महत्व के पक्ष हैं। प्राचीन काल शैलियों व विदेशी कलाओं का प्रभाव उनमें पर्याप्त सहायता करता है। जो प्राचीन काल की शैली हैं और जो विदेशी प्रभाव है, उनमें वो पर्याप्त सहयोग करते हैं। यूरोपीय कला का इतिहास इस विधान की सत्यता का उद्योतन उदाहरण है। मतलब जो यूरोपीय कला का इतिहास है, वो इस विधान की सत्यता का उदाहरण है। ग्रीक काल में ईसा के पूर्व की 4वीं शताब्दी तक दृश्य रूप का पर्याप्त विकास हुआ। उसके पश्चात 6वीं शताब्दी से बाजेंटाइन कला में काल्पनिक आकारों द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ, जो पुनर्जागरण काल तक अवतरित चलता रहा। पुनर्जागरण कला में जियोत्तो, राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो आदि कलाकारों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। जो पुनर्जागरण काल है, उसमें जो ये सब आर्टिस्ट के नाम है, जियोत्तो, राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, ये सब आप पढ़ भी चुके हैं। इन कलाकारों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। वह अपने बौद्धिक आविष्कारों से कला को नैसर्गिक दृश्य रूप प्रदान किया। 19वीं सदी के अंत में सेजाक, गोगा, वांगो, ये भी आर्टिस्ट के नाम है, ने कलाकारों के वैज्ञानिक नैसर्गिकवादी दृष्टिकोण को धक्का पहुंचाया। वह आधुनिक काल में फिर से काल्पनिक आकारों का प्रतीकात्मक रंग संगति पर बल देकर चित्रण शुरू हुआ। अतः प्राचीन धार्मिक कला शैलियों में व आधुनिक कला में यदि घनिष्ठ यानी अच्छे समानताएं प्रतीत होती हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आधुनिक कलाकारों ने इन कला शैलियों से काफ़ी प्रेरणा पाई है। आधुनिक कला के जन्मदाता सेजान, जो सेजान है वो आधुनिक कला के जन्मदाता हैं। आधुनिक कला के जन्मदाता सेजान की कला से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रचलित प्रभाववादी कला का गहरा अध्ययन करके, मतलब जो प्रभाववादी कला है उसका गहरा अध्ययन किया उन्होंने। पूर्वगामी पोशिन की शास्त्र शुद्ध कला से प्रेरणा लेकर अपनी आधुनिक शैली को जन्म दिया। कला के रूप में परिवर्तन होते रहना कला को सचेत व प्रभावी रखने के विचार से वांछनीय है। आधुनिक कला के इतिहास को प्रभाववाद व उसकी पृष्ठभूमि से प्रारंभ किया गया है। ये हमारा आधुनिक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। हेलो, कौन है?